Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 9 of class 12th, that is strategies for the enhancement in the food production. So without wasting any time, let's proceed with the today's session. In the previous session, we have discussed about the pisciculture. The pisciculture is about catching, processing, or selling of the fishes or the other aquatic animals. There are many freshwater fishes which are reared and sold. Their example is catla, rohu, and common carp. Whereas the example of marine fishes are hilsa, sardine, mackerel, and pomfret. Then we have discussed about the difference between the pisciculture and the aquaculture. तो क्या डिफरेंस हो सकता है पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर के बीच में? जो पिसिकल्चर है वो तो पूरा रेयर करना हुआ, ब्रीड करना हुआ और सेल करना हुआ फिशेस का. वहीं जो एक्वाकल्चर है इसके अंदर जितना भी जो एक्वाटिक फ्लोरा और फोना है वो सारी चीज़ों का रेयर करना, उनको सेल करना, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी. तो इसके अंदर तो एक्वाटिक फ्लोरा फोना आएगी और पिसिकल्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिशरीज़ की ही बात आएगी. इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो फिसिकल्चर है वो इंडिया की इकोनॉमिक के अंदर भी एक उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. हमारे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि कोस्टल स्टेट हैं. तो ऐसे स्टेट्स के अंदर जो फिशरीज़ से जो पैसा आता है वो ओनली सोर्स ऑफ इनकम है कुछ लोगों के लिए. तो बहुत लोगों की ज़िंदगी इसी फिसिकल्चर की वजह से भी चल रही है. और जैसे कि हमारे देश के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वैसे ही ब्लू रेवोल्यूशन होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा आगे आने वाले टाइम के अंदर हो सकते हैं. तो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्लांट ब्रीडिंग. द ट्रेडिशनल फार्मिंग कैन ओनली यील्ड अ लिमिटेड बायोमास एज फूड फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल. तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब है कि जो नॉर्मल फार्मिंग जो हमारे बहुत टाइम से, एंशियंट टाइम से चली आ रही है, तो इस टाइप की जो नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग है उससे बायोमास बहुत ही कम प्रोड्यूस होता है. और अगर बायोमास कम होगा तो सीधा सीधा जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं उनका जो खाना है वो भी कम होगा, क्योंकि खाना कहाँ से आएगा? जो क्रॉप की जो यील्ड होगी उसी से वो खाना आएगा. बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज इन acreage कैन इंक्रीज यील्ड बट ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. तो अगर हम जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है यानी कि नॉन साइंटिफिक फार्मिंग है उसके अलावा अगर हम थोड़ी बहुत और भी कंडीशंस को मैनेज करके उसको प्रैक्टिस करें, थोड़ा बहुत और भी बेटर तरीके से चीज़ों को अगर संभालें तो भी हमारी थोड़ी बहुत तो बायोमास बढ़ सकती है, पर सिर्फ कुछ हद तक बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बढ़ सकती. प्लांट ब्रीडिंग एज अ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प इंक्रीज यील्ड टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट. पर जो प्लांट ब्रीडिंग वाली टेक्निक है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने जो हमारी क्रॉप के यील्ड हैं उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट तक बढ़ा दिया है. Who in India is not heard of Green Revolution, which was responsible for our country not to merely meet the national requirement in food production but also helped us even to export it. तो अगर हम इंडिया में हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ना सुना हो, क्योंकि यही एक अल्टीमेट पॉइंट था जिसके बाद हमारे देश ने जितनी भी हमारे देश की फूड रिक्वायरमेंट थी ना सिर्फ उसको पूरा किया, पर इसके अलावा साथ में हमारे देश ने जो अनाज है उसको एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया. ग्रीन रेवोल्यूशन was dependent to a very large extent
on plant breeding technique for development of high yield and disease resistant varieties in wheat, rice, maize, etc. और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है अल्टीमेटली ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो है कि कौन कौन सी किस तरीके की जो प्लांट को ब्रीड करने की टेक्निक है उनका यूज़ किया गया है ताकि जो यील्ड है उसको भी बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा जो क्रॉप्स के अंदर जो बीमारी लगती है उसको रोकने के लिए डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी है उसका भी यूज़ किया जाए। एग्ज़ाम्पल वीट में यूज़ किया गया, राइस में मेज़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये यूज़ किया गया है। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेन फाउंडर पॉइंट था वो था प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, कि कैसे हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके अलग अलग तरीके से प्लांट को ब्रीड करवाएं जिनसे जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो दोनों के दोनों इंक्रीज़ हो सकें। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, तो अब हम उसके बारे में देखते हैं। द प्लांट ब्रीडिंग इज़ अ परपेचुअल मैनिपुलेशन of the plant species in order to create desired plant type that are better suited for cultivation, gives better yield and are disease resistant। तो ये जो प्लांट ब्रीडिंग वाली टेक्निक है इसके अंदर क्या किया जाता है कि हमारी जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं जो अलग अलग उनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है ताकि उनके मैनिपुलेशन के बाद में जो भी नई जो तीसरी चीज़ आएगी उसके अंदर वो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो कि हमने चाहे थे। यानी कि हम कोई ना कोई अल्टीमेट तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करवा रहे हैं और मैनिपुलेट करवाने के बाद जो अपना डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है उसको हम गेन कर रहे हैं। और हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है, हम यही चाहेंगे कि हमने जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाया है वो क्या हो, जो अगर हम कल्टीवेट करें तो उसके लिए भी इजी हो, इसके अलावा जो पैदावार है वो भी ज़्यादा हो और इसके अलावा वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट भी हो। क्योंकि अगर क्रॉप के अंदर कोई बीमारी लग गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उस क्रॉप का वो अल्टीमेटली डैमेज हो जाएगी। तो वो कल्टीवेशन के हिसाब से भी बेटर हो, यील्ड के हिसाब से भी बेटर हो और उसके साथ साथ डिज़ीज़ रेजिस्टेंट भी हो। ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि जिनमें अगर हम प्लांट ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो ये चीज़ें उसके अंदर ज़रूर आनी चाहिए। द कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। Recorded evidence of the plant breeding date back to 9,000 to 11,000 years ago। और जो हमारा कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग है मतलब कि जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस वाला जो नॉर्मल प्लांट ब्रीडिंग है वो हज़ारों सालों से चलता रहा है। जब से ह्यूमन ने सिविलाइजेशन यानी कि सिविलाइज होके तरीके से रहना शुरू किया है तब से ये प्लांट ब्रीडिंग वाली जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है इनका यूज़ होता आ रहा है। और ये जो प्लांट ब्रीडिंग है इसकी एविडेंस हमें नॉर्मली 9,000 से लेके 11,000 साल पहले तक भी हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। मैनी प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इन द एंशिएंट टाइम। और आज के टाइम पे जो भी हम क्रॉप वगैरह यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वीट है, राइस है, मेज़ है, ये सारी क्या हैं, उन चीज़ों को डोमेस्टिकेट किया गया। डोमेस्टिकेट का मतलब होता है घरेलू चीज़, यानी कि उसको अपने यूज़ के लिए कॉमन लेवल पे उसका यूज़ करना। तो ऐसे आजकल जितने भी ये जो क्रॉप है वो एंशिएंट टाइम पे उनका डोमेस्टिकेशन हुआ, लोगों ने उसको प्रोड्यूस करवाना शुरू करवाया और वहीं से ये जो क्रॉप्स हैं वो चली आ रही हैं। टुडे ऑल आर मेजर फूड क्रॉप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़।
और आजकल जितने भी हमारी अलग अलग तरीके की जो क्रॉप्स प्रेजेंट हैं खाने वाली, वो कहाँ से आई हैं? जो डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज़ थी, यानी कि जो बिल्कुल सबसे कॉमन इनिशियल वैरायटीज़ थी, उन्हीं के अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज लाया गया और वहीं से वो जो हमारी फूड क्रॉप्स हैं वो आई हैं. द क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग or hybridization of pure lines, followed by the artificial selection to produce plant with the desirable trait of higher yield, nutrition and the resistance to disease. तो जो हमारी प्लांट ब्रीडिंग वाली जो टेक्निक है, उसने क्या करवाया? क्रॉसिंग हुई उसके अंदर, और इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई. किसकी? प्योर लाइंस की. सो दैट कि प्योर लाइंस को अब बनवाया जा सके. तो हमारे जो प्लांट ब्रीडिंग के जो प्रोसीजर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो क्रॉसिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाएगी प्योर लाइंस की. उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाला जो प्रोसीजर है वो होगा. क्या होगा इस आर्टिफिशियल सिलेक्शन से? सो दैट कि वो जो प्लांट है उसके अंदर जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैं, हम उन्हीं को चूज़ करेंगे. जिसके अंदर या तो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आई हों, जैसे कि उसकी जो यील्ड है वो ज़्यादा हो, उस क्रॉप की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज़्यादा हो, और इसके अलावा वो बीमारियों से भी रेजिस्टेंट हो. With the advancement in genetics, molecular biology, and tissue culture, plant breeding is now increasingly being used out by using the molecular genetic tool. और जैसे जैसे जो जेनेटिक्स जो ब्रांच है हमारी बायो की, उसके अंदर चेंज आता जा रहा है, चाहे जेनेटिक्स ब्रांच में आए, चाहे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आए, या फिर टिश्यू कल्चर के अंदर आए, इनके अंदर नए नए एडवांसमेंट आने की वजह से जो प्लांट ब्रीडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. और नए नए जो टूल्स हैं, जेनेटिक टूल्स हैं, नई नई टेक्निक्स हैं, उनकी मदद से भी अब ये जो प्रोसीजर है वो करवाया जा सकता है. इफ़ वी वर टू लिस्ट द ट्रेट एंड कैरेक्टर्स दैट द ब्रीडर्स हैव ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इनटू क्रॉप प्लांट, the first would be list to be increased crop yield and improve quality. तो अगर हम कोई एक लिस्ट बनाएं कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं या फिर प्लांट ब्रीडिंग वाली टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम ऐसी कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं जो कि चाहेंगे कि हमारे वो जो क्रॉप प्लांट है उसके अंदर आए. तो बिल्कुल जो सबसे बेसिक चीज़ हैं वो तो दो ही होंगी. सबसे पहला तो है कि जो हमारी पैदावार है वो इंक्रीज़ हो, तो हमारी जो क्रॉप है उसकी यील्ड इंक्रीज़ हो. सबसे पहला पॉइंट ये होगा. और दूसरा ये होगा कि हमारी जो क्रॉप है उसकी जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ हो. यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दो सबसे मेन पैरामीटर्स हैं. इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, salinity, extreme temperature and drought, resistance to pathogens, virus, fungi, bacteria, and increased tolerance to inspect the pest would be on our list too. इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो हमारे लिस्ट में होंगी उस टाइम पे क्वांटिटी और क्वालिटी के अलावा? तो वो होंगी कि जो क्रॉप है उसकी जो टॉलरेंस है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को लेके, यानी सलाइनिटी को लेके, या फिर ज़्यादा टेम्परेचर को लेके, या फिर ड्रॉट यानी कि सूखे वगैरह से रिलेटेड, तो वो जो टॉलरेंस है उनकी वो ज़्यादा बढ़े ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव कर सकें ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर भी. इसके अलावा जो पैथोजेंस वगैरह हैं, यानी कि जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे भी वो रेजिस्टेंट हो जाए. पैथोजेंस एग्जाम्पल की वायरस है, फंजाई है,
एंड बैक्टीरिया है। एंड इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट वुड बी ऑन आवर लिस्ट टू। और इसके अलावा जो छोटे छोटे पेस्ट वगैरह हैं उनसे भी जो हमारी क्रॉप की जो टॉलरेंस है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चाहिए। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर कैरिड आउट in a systematic way worldwide in government institutions and the commercial companies। तो ये जो प्लांट ब्रीडिंग वाला प्रोग्राम है इसको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो इस पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर वो काम हो रहा हो या फिर जो कमर्शियल कंपनियां हैं वो ये काम कर रही हों। द मेन स्टेप इन द ब्रीडिंग अ न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ ए क्रॉप आर। तो उसमें जो हमने बोला कि एक सिस्टमेटिक वे के अंदर होना चाहिए ये पूरा टेक्निक, तो उसके अंदर कुछ ऐसे बेसिक स्टेप हैं जिनकी मदद लेनी पड़ती है अगर हमें प्लांट को ब्रीड करवाना है और उस जो हमारा प्रोग्राम है उसके डिज़ायरेबल जो प्रोडक्ट हैं या फिर जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट हैं अगर वो हमको चाहिए हैं तो जो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। यानी कि हमें अलग अलग टाइप के जो वैरायटीज़ हैं, स्पीशीज़ हैं, उनको थोड़ा पहले से कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। हमारे पास उनकी जो पूरी जीनोप्लाज्म कलेक्शन है, हमारे पास उनके पूरी जीन्स का कलेक्शन मौजूद होना चाहिए। जो दूसरा स्टेप है वो है कि वो जो जर्म प्लाज्म हमने कलेक्शन किया है यानी जीन्स वगैरह का जो हमने कलेक्शन किया है, उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो पेरेंट हैं उनके अंदर जो हमारे डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि नहीं है, यानी कि उसके अंदर डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वाली क्वालिटी है कि नहीं है उसके पेरेंट्स में, या फिर जो यील्ड वाली क्वालिटी है वो है कि नहीं है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आएगा वो है कि हमने जो पेरेंट्स को सिलेक्ट किया है उसका हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और इससे जो उनकी प्रोजेनीज आएंगी फिर हम उनको भी फर्दर इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ द सिलेक्शन एंड द टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। उसके बाद वो जो प्रोजेनीज आएंगी उनके अंदर से भी हम जिसके अंदर बेस्ट वो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जिसके अंदर हमारे बेस्ट रिज़ल्ट आए हैं, हम उसको चूज़ करेंगे अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखते हुए। और फिर जो लास्ट और जो पांचवा स्टेप होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, टेस्टिंग करी जाती है। उनकी जो भी हमारे जो प्रोडक्ट आए हैं उनका टेस्ट होता है, वो मार्केट में फिर फर्दर रिलीज़ होंगे और उनका कमर्शलाइजेशन होगा नए नए कल्टीवेटर्स के साथ। तो ये कुछ स्टेप हैं, बेसिक स्टेप हैं जिनकी मदद से हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को पूरा कर सकते हैं या फिर उसको अंजाम दे सकते हैं।